रविवार को यूपी के बहराइच में कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ बहराइच बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कोहराम मचाने का क्रम शुरू किया गया कि सबकी निगाहें इस वाकये की ओर टिक गईं और जिस राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई उसे न सिर्फ एक गोली से मारा गया बल्कि उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसमें उसके नाखूनों को उखाड़ दिया गया, उसको मारा पीटा गया और फिर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और विपक्ष इस बर्बरता को नजरअंदाज कर महज मुस्लिम वोटर्स की ताक में बैठकर आरोपियों का पक्ष ले रहा है और इस हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और इस हिंसा और उपद्रव के मूल दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेंकने का काम कर रहा है। लेकिन वहीं मृतक की पत्नी और मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं और मीडिया के सामने वो रो रो कर अपने दर्द को बयां कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों का इनकाउंटर हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बीते रविवार की शाम बहराइच जिले की महसी तहसील के महाराजगंज में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान गाजे बाजे और डीजे के साथ जुलूस में नाचते गाते हिंदू समुदाय के लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने डीजे बजाने का विरोध किया। इस दौरान विरोध की बात इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद दोनों ही पक्षों में लड़ाई होने लगी और देखते ही देखते इस लड़ाई के बाद पथराव भी शुरू हो गया। दोनों ही पक्षों के बीच होने वाले पथराव को रोकने की पुलिस ने भरपूर कोशिश की तो पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं इस पत्थरबाजी के बीच राम गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम परिवार के घर की छत पर चढ़ता है और वहां लगे हरे रंग के इस्लामिक झंडे को उखाड़ फेंकता है और उसके बाद केसरिया रंग का झंडा लहराता हुआ जय श्री राम के नारे लगाता है और इसी बीच वहां फायरिंग होने लगती है। मुस्लिम पक्ष ने गुस्से में आकर राम गोपाल मिश्रा को छत से उतारा, उसकी जमकर पिटाई की और इससे भी मन नहीं भरा तो उसके नाखूनों को, पैरों के नाखूनों को उखाड़ दिया और उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा भी मुस्लिम समुदाय की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें दर्जनों लोग घायल भी हुए और कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। जैसे ही पत्थरबाजी और फायरिंग में 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की मौत की खबर फैली तो पूरे इलाके में बवाल शुरू हो गया। हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ व नारेबाजी करने लगे। हिंसा बढ़ी, पुलिस ने मोर्चा संभाला मगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसके बाद 14 अक्टूबर की दोपहर तक बवाल होता रहा। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने एक अस्पताल को जला दिया, अंदर लगी एक्सरे मशीन को तोड़ दिया, बेड्स शीशे तहस नहस कर दिए। वहां पास में मौजूद मेडिकल स्टोर में भी आगजनी की गई, तोड़फोड़ कर पूरे मेडिकल स्टोर को बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने एक बाइक शोरूम को भी फूंक दिया जिसके बाद नई नवेली मोटरसाइकिलें धू धू कर जलती हुई नजर आने लगी। इसके बाद पुलिस और पीएसी ने हालात को काबू करने के लिए लाठियां भाजी, यहां तक कि खुद एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में पिस्तौल लेकर हंगामा कर रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसे खदेड़ना पड़ा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर कड़ा एक्शन लेने का अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं इस बीच सियासी बयानबाजियां भी होने लगी जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अन्य विपक्षी नेताओं ने भी अपने बयान, अपने कसीदे कसते रहे। लेकिन इसी बीच उस मां का दर्द भी सामने आया जिसके 22 साल के जवान बेटे को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया और उस स्त्री का भी दर्द सामने आया जिसकी महज 6 महीने पहले ही राम गोपाल मिश्रा से शादी हुई थी और आज वो उसकी बेवा बनकर बिलख रही है। वहीं राम गोपाल मिश्रा की बिलखती हुई पत्नी रो रो कर मीडिया के सामने कहती है, मुझे हमले का पता चला तो मैं हॉस्पिटल पहुंची, उनके गले पर चाकू का निशान था, पैर के नाखून को प्लास से निकाल लिया गया था, शरीर पर गोलियों के निशान थे, बहुत बेदर्दी से मारा, एकदम जानवरों की तरह, अब हमें इंसाफ चाहिए। यह कहना है बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा का, जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोली और राम गोपाल मिश्रा ने लव मैरिज की थी। शादी के अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि रोली विधवा हो गई। वहीं अपने नौजवान बेटे को खोने वाली राम गोपाल मिश्रा की मां ने भी फूट फूट कर रोते हुए मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने कहा, आखिर कैसे मैं खुद को समझाऊं, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, 2 बेटे तो पहले ही मर गए थे, मेरा बेटा तो चला गया, अब हम क्या करेंगे, हमें बस न्याय मिलना चाहिए।
जैसे मेरे बेटे को मारा गया है वैसी उन हत्यारों को भी सजा मिले। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मृतक हिंदू ब्राह्मण युवक रामगोपाल मिश्रा के भाई ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा, सीएम योगी से मिलने जा रहे हैं, उनको पूरी बात बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, साथ ही क्या हमारी मांग है। फिलहाल हम पुलिस की कार्यवाही से खुश नहीं हैं। पुलिस वालों की लापरवाही का ही ये नतीजा है। मैं वहां मौजूद था जब हत्या हुई थी। हमें दोषियों का एनकाउंटर चाहिए। एक और जहां रामगोपाल मिश्रा के परिवार के आंसू नहीं थम रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक बयानबाजियों का क्रम भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले इस मामले को लेकर ट्वीट किया था और टिप्पणी की थी, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले को यूपी उपचुनाव से जोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। गौरतलब है कि जहां एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस विभत्स घटना को अलग ही नजरिए से देखते हुए इसे उपचुनाव से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कुछ दिन पूर्व ही सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए हिंदू साधु संतों समेत मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर भी उसका हवाला देते हुए 2027 में सत्ता परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन उस समय उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। वहीं सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी कानपुर आगजनी मामले में सजा काट रहा है, उसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी निर्दोष मानती है और यह भी कहना है कि इरफान सोलंकी को सिर्फ मुसलमान होने के नाते ही फंसाया जा रहा है। यूपी के बहराइच में लगी नफरत की आग को बुझाने की बजाय उसे और अधिक सुलगाने का धंधा राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। वहीं फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर अब तक अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 30 लोगों को हिरासत में। वहीं इस आगजनी और प्रदर्शन में अब तक मृतक रामगोपाल मिश्रा के अलावा 14 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वहीं हिंसा प्रभावित इलाके में फिलहाल के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और साथ ही यहां आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। बहराइच में हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं था जब ये हिंसा हो रही थी। वहीं हिंसा प्रभावित हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे को पुलिस ने पूरी तरीके से घेर रखा है और पुलिस की यहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की गाड़ियां लगातार यहां घूम रही हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जा रही है। तो वहीं हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजन ने सीएम हाउस में सीएम योगी से मुलाकात भी कर ली है और इस दौरान उनके साथ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। वहीं इलाके में आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से बहराइच डीएम मोनिका रानी ने मीडिया को बताया कि जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पुलिस का फोकस अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी अभी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। अब सरकार इस सांप्रदायिक हिंसा के मामले में क्या फैसला लेती है और क्या एक्शन लेती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मात्र एक झंडे को उतारने से भड़के लोगों को आखिर किसी की हत्या करने का अधिकार किसने दिया और किस संविधान ने दिया? और साथ ही रामगोपाल मिश्रा को भी इस्लामिक झंडे को उखाड़ने का अधिकार और आदेश भला किसने दिया? ये भी एक गंभीर सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है। धार्मिक भावनाएं चाहे किसी भी पक्ष से आहत हों या किसी भी पक्ष के द्वारा आहत की जाएं, उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार कदापि नहीं है। फिलहाल आप इस सांप्रदायिक हिंसा को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।